नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पटना में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन फॉर्मूला भी तय हो गया है। बड़ी खबर यह है कि जेडीयू बीजेपी कोटे से आज 7 मंत्री शपथ लेंगे। वीआईपी और हम में से भी एक नीतीश के शपथ समारोह में शामिल एक मंत्री उसमें हो सकते हैं। लेकिन इस बीच देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर, मंत्रियों को लेकर क्या सरकार का स्वरूप होगा, कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, इसे लेकर जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है उसका ये एक ग्राफ भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू कोटे से 7 मंत्री, इसके अलावा हम और वीआईपी जो गठबंधन के बाकी दल हैं उनको एक मंत्री पद दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये हो गए हैं 16 मंत्री। संभावित मंत्रियों की भी ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और खास बात यह है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन की हार के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरजेडी से दिग्गज नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी की पिकनिक पॉलिटिक्स ने महागठबंधन को हराया। कांग्रेस ने कहा जुबानी मर्यादा ना भूलें आरजेडी के नेता। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। क्या कांग्रेस महागठबंधन के पैर की जंजीर बन गई है? क्या कांग्रेस की ज्यादा सीटों की जिद ने हार पक्की कर दी? क्या राहुल, प्रियंका और कांग्रेस की सुस्त रणनीति से महागठबंधन का ख्वाब अधूरा रह गया? ये वो सवाल हैं जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी पूछ रहे हैं। उनके सवाल सिर्फ कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर नहीं, राहुल और प्रियंका पर भी हैं। 3 दिन आप आए, 2 सभाएं आपने की। प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 वर्ष बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? 70, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनाव को बहुत ही हल्के ढंग से ले रही थी। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बहुत हल्के ढंग से ले रहा था। बिहार में सत्ता वापसी का ख्वाब देख रहा था महागठबंधन, लेकिन सारी हसरतें अधूरी रहीं। आंकड़ा 122 तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन 110 से आगे नहीं बढ़ पाए। सीटों के बंटवारे के समय कांग्रेस 70 सीटें लेकर ही मानी, लेकिन महागठबंधन की पार्टियों में सबसे कम स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ही रहा। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसे 75 सीटें मिली। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52.1% रहा। दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत सिर्फ 19 पर मिली। उसका स्ट्राइक रेट रहा महज 27.1%। यहाँ तक कि सीपीआईएमएल जैसी पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी, 12 पर जीत हासिल की। उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बहुत बेहतर 63.2% रहा। इसके लिए शिवानंद तिवारी कांग्रेस के बड़े नेताओं पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैंने आप जो है राहुल, यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। 2015 में भी कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा थी। तब पार्टी 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 27 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार खेल बिगड़ा तो आरजेडी ने कांग्रेस को अन्य राज्यों का भी आईना दिखा दिया। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें। अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। एनडीए फिर से सत्ता में पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो बड़ा आरोप यहां पर आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया कि आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ा और जिसकी वजह से महागठबंधन को हार झेलनी पड़ी। और इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ मौजूद होंगे और आपको बता दें हमारे साथ आरजेडी से चितरंजन गगन जुड़ गए हैं।
शंभुनाथ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से, और शुभ्रांशु राय पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से भी हमने नेताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने बातचीत को ज्वाइन नहीं किया है। शुरुआत हम करेंगे चर्चा की, लेकिन उससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं पटना का, क्योंकि आज वहां पर जबरदस्त हलचल है। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार। हमारे साथ सुजीत झा जुड़ गए हैं। सुजीत, जरा बताइए क्या तैयारियां हैं? फॉर्मूला तो तय हो गया है 7 मंत्रियों का। बिल्कुल फार्मूला तय है और राजभवन पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार हैं 7वीं बार शपथ ग्रहण करने के लिए। सबसे बड़ी बात कि लगातार जिस तरीके से मौका मिला है नीतीश कुमार को एक बार फिर ये करने का, उसको वो निभाएंगे। लेकिन सवाल ये बीजेपी में जिस तरीके से जो विधान मंडल का नेता चुना गया और कह सकते हैं कि तारकिशोर प्रसाद और उपनेता के रूप में रेणु देवी, इनका शपथ लेना बिल्कुल तय है। साथ में जो जेडीयू की तरफ से भी कुछ नाम स्पष्ट तौर पर सामने आए हैं। मांझी की पार्टी यानी कि हम से भी संतोष सुमन शपथ लेंगे और वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो शपथ लेंगे। तो ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन एक सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, उनका जिस तरह से उनकी जो विदाई हुई है उसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी है। खासतौर पर बीजेपी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नेतृत्व ने इस तरह का फैसला क्यों लिया है। और देखिए वो तो ट्वीट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम कार्यकर्ता की जो हैसियत है, कार्यकर्ता की जो एक हस्ती है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता है। सुजीत, लौटेंगे आपके पास। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। चितरंजन गगन जी, शिवानंद तिवारी ने एक बड़ा स्टेटमेंट यहां पर दिया है। दूसरे खेमे में तो शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, लेकिन आखिरकार हार का ठिकरा आपने कांग्रेस पर ही फोड़ दिया। नहीं, देखिए वो तो जो सो बैठ कर समीक्षा की जाएगी, क्या कारण है, क्यों हार हुई। ऐसे हारे तो हम लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी जितनी अपेक्षा हम लोगों को थी कि हाँ उतना कुछ आएगा। माहौल था बदलाव का। तेजस्वी जी को लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, बिहार की जनता वो तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। इसके बावजूद भी अगर कम सीट हम लोग को आया तो बहुत फैक्टर होता है। हारने के बाद बहुत फैक्टर होता है। जीतता है तो उसमें सारे बुराइयां, सारी कमियां जो हैं सो छिप जाती हैं, और हारने के बाद कई तरह की बातें आती हैं। तो उसकी बैठकर समीक्षा करेंगे हम। पार्टी के स्तर पर भी हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठकर समीक्षा करेगी। फिर महागठबंधन के सभी घटक बैठकर उसको समीक्षा करेंगे कि कहाँ चूक हुई, किन कारणों से हम हारे हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी। नहीं, लेकिन शिवानंद तिवारी जी तो बहुत क्लियर साफ शब्दों में कह रहे हैं ये कि जो है परफॉर्मेंस इसीलिए खराब रहा, कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी साबित हुई। 70 सीटें थी, 70 जगह पर रैलियां भी नहीं की। राहुल गांधी को उन्होंने पिकनिक पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया। एक कारण यह हो सकता है, शिवानंद तिवारी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक, और वो अगर उनके समझ में जो बात आई है उसको उस ढंग से उन्होंने रखा है। कई तरह की बातें आती हैं उसमें, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर समीक्षा करेगी। शादी महागठबंधन बैठकर समीक्षा करेगा। उसके बाद में बातें आएगी सामने, कहाँ चूक हुई, किन कारणों से हम। उत्तर प्रदेश से सबक लेने में क्यों चूक गए आप? उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी के साथ, यूपी के लड़के बोलकर नारा कॉइन किया गया, हार के फौरन बाद वो गठबंधन भी टूट गया। वहां से क्यों नहीं सबक लिया? सबक लेने में क्यों चूक गई आरजेडी? नहीं, देखिए सीधा हम लोग जो है, जो भाजपा के खिलाफ जो भी शक्तियां हैं, जिनको भी भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था है, हम लोग का प्रयास रहता है कि वैसे सारे जो दल हैं, चाहे वैसे विचार वाले जो भी संगठन है, सब एक प्लेटफार्म पर आवे। क्योंकि जो देश की जो वर्तमान स्थिति है, तो देश के संविधान और लोकतांत्रिक परंपरा और व्यवस्था को रक्षा कैसे किया जाए, इसके लिए जो भी शक्तियां इसमें हैं, प्लेटफार्म पर लाना चाहते हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो ये लगता है कि महागठबंधन इस तरह की सोच रखता है, कम से कम आरजेडी ये सोच रखती है कि आपको जीत मिली उसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, अगर वैसा नहीं होता, आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ी होती, तो आपका खेल खराब हो सकता था। स्पष्ट हो गया कि जो पिछले 4-5 दिनों से ये लोग आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और प्रशासन के द्वारा
अनियमितता बरती गई है। अब तो ये स्पष्ट हो गया, अभी 4-5 दिन से तो उन लोग ये राग अलाप रहे थे, अब इन्होंने शायद कुछ सही बात कहा है। तो इसमें जदयू का तो कोई दोष है नहीं और एनडीए का दोष है कि आप किस दबाव में आके उनको 70 सीट दिए या उन्होंने किस तरह से आपसे इतनी ज्यादा सीटें ली। जहाँ तक कांग्रेस का बात है तो कांग्रेस तो सही बात है, अभी इसी स्थिति में आ गई है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस से गठबंधन करने के डर से लोग भागने लगेंगे। तो उन्होंने अपनी कमजोरी खुद बयां की है और यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए को जो स्वाभाविक बहुमत मिला है उस पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। जेडीयू लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी तो रह गई गठबंधन में रही और ये बात आरजेडी कह रही है कि जमीन पर वो ज्यादा मजबूत थे, गठबंधन में जो गड़बड़ हुई उसको लेकर अब नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। लेकिन शुभ्रांशु राय जी, बैंकिंग में हम देखते हैं एक टर्म होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कांग्रेस पार्टी राजनीति की दुनिया में क्या नॉन परफॉर्मिंग एलआई हो गई है, राजनीति की दुनिया की एनपीए? मीनाक्षी जी देखिए, 2-3 बड़ी बातें थे। सबसे बड़ी बात, जैसे आपने एक बैंकिंग अवार्ड यूज किया, उससे मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड है हाफ हार्टेड। आप आधे मन से ना चुनाव लड़िए, ना आधे मन से परीक्षा दीजिए, ना आधे मन से इंटरव्यू देने जाइए। सफलता कहीं भी किस्मत से मिलती है, आधे मन से नहीं मिलती। एक बात। दूसरी बात देखिए, पूर्वांचल और बिहार में बहुत सुंदर कहावत है, जीत के साथ दुनिया होती है और हारने के बाद तो कुट्टम कुटाई सर कुटाई का दौर चलता ही चलता है। और ये इधर ही नहीं है, ये इधर भी शुरू होगा। जैसे सुशील मोदी जी बड़का छोटका भैया बने थे, जिस तरह से कल उनको विभीषण बना दिया गया है कि अपनी व्यवस्था उन्होंने व्यक्त करी कि अब मैं कार्यकर्ता का तो पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तो इंतजार करिए, कुट्टम कुटाई उधर भी शुरू होनी है, थोड़ा वक्त लगेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे चौड़े हो रहे हैं। डीएम और सीएम की मशीनरी के द्वारा 12-12, 15-15 वोटों की मैनिपुलेशन से जिस तरह से दिख रहा और जिस तरह समाचार पत्रों में था, एक हारे हुए व्यक्ति को दोबारा आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये 12 करोड़ बिहारियों का अपमान नहीं है तो और क्या है। 4 करोड़ 10 लाख वोट पड़े हैं मीनाक्षी जी, टोटल 87-86 लाख वोट मिला है नीतीश कुमार की पार्टी को। तो बहुत ज्यादा आपको सीना चौड़ा करके नहीं घूमना चाहिए। रही बात यह कि 12 वोट, 15 वोट, 20 वोट, 67 वोट और 720 वोटों से जो आपने जीता है चुनाव, जिसके ऊपर विपक्ष चुनाव आयोग के पास भी गया, लेकिन समहाउ इस बार चुनाव आयोग भी मतलब क्या कह सकते हो, ऐसा शेर बन चुका है जो दांत तो दिख रहा है लेकिन वो काट किसी को नहीं सकता। तो इंतजार करिए। ऐसा है ना कि प्रकृति का नियम है, जीत के साथ पूरी दुनिया चलती है और हार की तो समीक्षा होनी ही चाहिए कि आपकी हार कैसे हुई, चाहे उनकी गलत नीतियों की वजह से हुई, चाहे संख्या बल में पार्टिसिपेशन लेने के बाद पूरे आपने एग्रेशन के साथ चुनाव नहीं लड़ा। और देखिए, चुनाव से पहले जो तस्वीर थी, चुनाव के बाद जो तस्वीर है, लेकिन हार का जो ठीकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ा गया है। बड़े गंभीर सवाल यहां से ये उठते हैं कि अब यहां से आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस के पास कितनी ताकत होगी बार्गेनिंग की सीटों को लेकर गठबंधन में जाने। तो सवाल बना हुआ है कि आप पिकनिक पॉलिटिक्स से हारे हैं बिहार, लेकिन सुनिए इस वक्त कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा कहते हैं बीजेपी के खिलाफ मैंने नहीं देखा है, ये जब भी बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के बयान का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसे मामलों में तत्काल कदम उठाने चाहिए। आपको लगता है कि बिना आला कमान के सिग्नल के सब बात सीमांत तिवारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं मानता कि तेजस्वी जी ने कहा है तब बयान दे रहे हैं। शिवानंद तिवारी कहीं न कहीं वो गेम खेल रहे हैं और खेलते रहे जिससे लालू परिवार को परेशानी बढ़े। फॉर्डर स्कैम में ये पेटिशनर नहीं थे क्या? बीजेपी जदयू सरकार में मंत्री नहीं थे क्या शिवानंद तिवारी? और फिर इधर भी आ गए, इधर आ गए तो इधर के ही लोगों के बारे में बयान दे रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि यह समय आपस में बयानबाजी करने के बजाय आज जो चोरी से सरकार बनने जा रही है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते शिवानंद तिवारी? और इनके बयान का तुरंत ट्वीट करके गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया है, तो मिली भगत तो प्रमाणित हो गई। तो ये इस तरह का बयान मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से भी कांग्रेस को स्वीकार योग्य है। अगर कोई भाजपा की भाषा, जदयू की भाषा आरजेडी के लोग करेंगे तो यह हमें स्वीकार नहीं। मैंने चोरी से सरकार कैसे कर रहे हैं? अरे
हालांकि आरजेडी का बयान मानने से इसे इनकार कर रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा और ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी और शिवानंद तिवारी की मिली भगत है जो वो कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी जी भी जुड़ गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन में एक कमजोर कड़ी बन गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में महागठबंधन बहुमत हासिल करने से चूक गया। तो शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए और इसी पर हम कर रहे हैं यहां पर लगातार चर्चा। शिवानंद तिवारी ने यह साफ तौर पर कहा कि 70 सीटों पर पूरे दिल से चुनाव नहीं लड़ी कांग्रेस पार्टी, 70 सभाएं तक नहीं की। राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पर छुट्टियां मनाते रहे और इस वजह से जिस ताकत के साथ जमीन पर उतरना चाहिए था वो ताकत नहीं दिखाई दी और खामियाजा आरजेडी को भी भुगतना पड़ा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार शुरुआत में राजीव प्रताप रूडी जी आपके साथ करूंगी। जो स्टेटमेंट शिवानंद तिवारी ने दिया है वो तो आपकी जीत का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर पॉलिटिकल विश्लेषक बिहार को देखता होगा तो कांग्रेस तो कभी थी नहीं बिहार में, कोई उपस्थिति था नहीं। और वो जिसको कहते हैं पिगी राइड करके आरजेडी पर, ऐसा लगा हम लोगों को। जो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, इस पर कोई वो जितना बार्गेन करके उन्होंने जितनी सीटें ले ली, सच ये है कि उनको 19 सीटें आई, ये भी फैक्ट है। और फिर अगर आरजेडी के नेता कोई कहते हैं कि ये मन से काम नहीं किए, चलिए मन से भी काम करते तो भी परिणाम बहुत फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि कांग्रेस का बिहार में कुछ है नहीं। तो वैसी स्थिति में स्वाभाविक तौर से अब विश्लेषण है, जो 3 दिन पहले एग्जिट पोल हुआ तो उसमें तो सब लोग खुश थे। फिर उसके बाद पत्रकार लोग जो 12 बजे तक टेलीविजन चैनल पर देश को समझा रहे थे, बड़े बड़े विश्लेषक, कि देखिए ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, वो भी चले गए। और अब विश्लेषण आ रहा है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस ने धोखा किया। तो विश्लेषण का दौर जारी है। हमें तो खुशी है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, एक अच्छी बहुमत है। कोई कह रहा था कि चोरी की बहुमत, भगवान जाने ये चोरी की बहुमत क्या होती है, बहुमत बहुमत होती है, चोरी की बहुमत क्या होती है, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन जाहिर है और कांग्रेस 48 घंटे चुनाव के परिणाम के पहले बहुत अपबीट थी। उनको लग रहा था कि जादू हो गया, पर बिना मेहनत का राजनीति में जादू तो होता नहीं। और इसीलिए आज परिणाम भी जो दिख रहा है, तो अगर उनके घर में या शिवानंद जी ने बयान दिया हो या तेजस्वी जी का कुछ दुख हो, तो स्वाभाविक है। इन लोग तो वैसे भी पॉलिटिकली कांग्रेस बिहार में असंदर्भित है और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बिहार से आगे बढ़ते हैं। अगर इसी बात को राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय पटल पर इसकी बात की जाए, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन किया बाकी दलों के साथ और आपके साथ वो चुनाव में मैदान में उतरे, वहां पर भी जिस तरह की सूरत दिखाई दी। देखिए, सोशल मीडिया पर हालांकि मजाक सही, चाहे कांग्रेस पार्टी पर तंज किए जा रहे हो, राहुल गांधी की लीडरशिप पर तंज किए जा रहे हो, लेकिन इसी बात को अगर गंभीरता से लें तो विपक्ष का कमजोर होना या सीधे सीधे जब राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी तस्वीर बनती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम लोग कोई स्वाभाविक है, वो मेरा प्रतिपक्ष है, 60 साल उन लोग देश की राजनीति पर रहे, कई प्रधानमंत्री उनके रहे, और हमें मौका मिला है तो निश्चित रूप से उनकी नीतियों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। और वैसे भी दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, 50 या 52 कितने बैठते हैं लोकसभा में, कोई सीट पर ही नहीं दिखता है। इनका हताशा इतना है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि प्रतिपक्ष रहे, प्रधानमंत्री जी भी चाहेंगे प्रतिपक्ष रहे, लेकिन अगर प्रतिपक्ष खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हो और खुद ही उस डाल पर जिस पर बैठा हो उसको काट रहा हो, तो उसके लिए उसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन हम तो उनके खिलाफ बोलेंगे ही, जो देश के राजनीति में देश के हित में नहीं बात करेगा और देश की जनता के साथ जिसका मन नहीं होगा या उसके साथ जुड़ाव नहीं होगा, तो हम लोग तो बताएंगे, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एजेंडा पर देश की राजनीति कर रहे हैं। और आप लोग इसको किसी भी तरह से विश्लेषण करें, हमारा एजेंडा पॉजिटिव है। ठीक है, जो बात यहाँ पर रूडी जी कह रहे हैं, देखिए बड़ा सवाल यही कि अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं होगा और पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का, उस लिहाज से चुनाव से पहले जो रणनीति बननी थी उसमें क्यों चूक गए आप? शिवानंद तिवारी जो बात आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने 70 सीटों पर 70 सभाएं नहीं की, प्रियंका गांधी नहीं आई, ये बातें चुनाव से पहले क्यों नहीं डिस्कस हुई? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है तारकिशोर प्रसाद? अरे बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास है, दल ने भरोसा जताया है तो उस जिम्मेदारी का एहसास है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? अरे ठीक चलना ही है, तो एकदम ठीक चलना है। हम लोगों ने तो पहले ही अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया था। जनता को क्या संदेश देंगे? अब तो आपको देखिए, हम बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों के
विकास के लिए बिहार कैसे पूरे देश में शीर्ष राज्य के रूप में खड़ा हो, इसके लिए हम सब अपने नेतृत्व के साथ काम करें। श्री तारकिशोर यादव को आप यहाँ पर सुन रहे थे। 2 उप मुख्यमंत्री का जो ये फॉर्मूला इस बार तय हुआ है, 7-7 मंत्री दोनों कोटे से, तो वो अब भरोसा जता रहे हैं कि बिहार में आगे जो वादे किए गए, जो विजन दिया गया, उस पर काम होगा। शपथ ग्रहण आज शाम 4:30 बजे, जिसके लिए अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। लौटते हैं वापस चर्चा पर। चित्ररंजन जी, आप फटाफट जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। अरे मीनाक्षी जी, आपको जैसे बिहार जो है, जो भी बदलाव होता है बिहार उसका नेतृत्व करती है। और इस बार बिहार के चुनाव में अभी रूढ़ी जी कह रहे थे और इसके पहले जो साथी बता रहे थे, निश्चित रूप से बिहार में जो बहुमत इनको मिला है वह जनमत का बहुमत नहीं है, वह जो है सो मैनेजमेंट बहुमत। और बिहार में जिस जंग से हवा चली है, बिहार हर बदलाव का नेतृत्व किया है और यह जो हवा चली है बिहार में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही थी तेजस्वी यादव, चित्ररंजन जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं 70 सीटों पर 70 सभाएं भी नहीं की राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी आई ही नहीं और जो नेता आए वो बिहार को जानते ही नहीं थे। ये बात चुनाव से पहले क्यों नहीं डिस्कस हुई? चुनाव के बाद क्यों ये बातें आ रही हैं? शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता हैं, अब उनकी व्यक्तिगत राय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बिहार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भाजपा जो अपना कह रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर हम बिछा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन रही है, तो बिहार ने चुनौती दिया है। और 31 साल के नौजवान तेजस्वी यादव ने चुनौती देने का काम किया है। बिहार में लड़ाई कोई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लड़ाई नहीं थी। यहाँ पर तो एक तरफ तेजस्वी यादव थे, दूसरे तरफ सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी से लेकर और नीतीश कुमार, सारे दिग्गज थे भाजपा के। एनडीए के सारे दिग्गज बिहार में उतर गए, 30 हेलीकॉप्टर उतर गया और एक अकेले तेजस्वी यादव ने मुकाबला किया और मुकाबला ही नहीं किया, जनमत में परास्त करने का काम किया। यह तो तकनीकी रूप से हेरा फेरी कर बहुमत, चोरी से बहुमत प्राप्त किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अब आपको कह रही है ना, कांग्रेस पार्टी प्रेमचंद मिश्रा का भी स्टेटमेंट सुनवाया, वो कह रहे हैं कि शिवानंद तिवारी और बीजेपी की मिली भगत है, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो शिवानंद तिवारी जी का बयान है, उस पर प्रेमचंद मिश्रा जी बोले हैं, वो तो एक व्यक्तिगत लोगों का अपना है। साथ में चुनाव लड़े ना आप? नहीं, आप उनके साथ चुनाव लड़े ना? नहीं, आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं मैं उस पर कह रहा हूँ कि बिहार ने चुनौती देने का काम किया। बिहार में नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव लड़ाई नहीं थी, बिहार में लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव की लड़ाई थी। लेकिन उस गठबंधन को जिस तरह से मजबूत होना चाहिए था, उसमें तो चूक हो गई ना साहब। ठीक है, शुभ्रांशु राय जी, एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर उभरता है, ठीक है, अब ये एनालिसिस चित्ररंजन गगन दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उभरता है, बिहार वो पहला राज्य है जो चुनाव में गया कांग्रेस पार्टी के पर्सपेक्टिव में, जब 23 नेताओं ने रिवोल्ट किया, उन्होंने बगावत की और उसके बाद बिहार पहला राज्य जो चुनाव में गया। और जो एक संदेश, एक मैंडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि इन नेताओं ने भी पार्टी के फंक्शन करने के तरीके से, लीडरशिप पर कई आरोप लगाए थे, सही तरह से वो एड्रेस नहीं हुए। जमीन पर क्यों जिस तरह की ताकत दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी। आने वाले चुनाव में तो अब बंगाल भी शामिल है, क्या असर पड़ेगा? देखिए मीनाक्षी जी, अभी हमारे पहले वाले सज्जन एक शब्द यूज कर रहे थे, मैं उस बात को पूरा कर देता हूं कि बिहार का जो चुनाव है वो 31 साल के तेजस्वी यादव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और ऑल मशीनरी था। इस सच को स्वीकार कर लीजिए, इस तरह से आप चुनाव जीते हैं। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी राजीव प्रताप रूढ़ी जी वोट का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस नोवेयर इन बिहार, तो इनको मान्यवर को मैं बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में 20% वोट भाजपा को मिला है और 9.77 10% वोट कांग्रेस को मिला है। तो सर, नंबर के सगुफों में न जाइए, कल आप उधर थे, आज वो उधर हैं। समय किसी का नहीं होता, वर्तमान उनका रिक्त है, भविष्य की तरफ वो अग्रसर है। आपका वर्तमान मजबूत है, भविष्य आपका अंधकार में दिख रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने एक वर्ड यूज किया था एनपीए, जब आपने डिबेट स्टार्ट किया था मीनाक्षी जी। एनपीए ना नरेंद्र मोदी जी का बड़ा पसंदीदा वर्ड है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने गड्ढे में डाल दिया और जो भी उनके बिजनेस मित्र हैं उनका एनपीए हमेशा वो राइट ऑफ कर देते हैं। गरीब किसान का खून चूसा जाता है और बड़े बड़े उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के दोस्तों का लोन राइट ऑफ किया जाता है। तो ये है जमीनी सच्चाई। अब आते हैं सरकार बनाने के प्रोसेस पे। नहीं शुभ्रांशु राय जी, मैंने सवाल आपसे ये पूछा, नहीं एक सेकंड, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में दिखाई दे रही है, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर विपक्ष को मजबूती से खड़ा दिखाई देना चाहिए, विपक्ष क्यों नदारद है? सवाल ये है जी,
सत्ता पक्ष में जो आपने कमी खड़ी की वो तो विपक्ष का काम है ना, जमीन पर उतरकर उन मुद्दों का विरोध करे। किसान कानून जैसे विरोध को लेकर एक ट्रैक्टर जला देने से सिर्फ विरोध जाहिर हो जाता है क्या? उसके बाद वो मुद्दा ही पटल से गायब हो गया। जी विपक्ष क्यों नाराज? एनपीए में आप एनपीओ भी जोड़ लीजिए, नॉन परफॉर्मिंग ऑपोजिशन। अब आपका एक पिछला सवाल था, उसका उत्तर देते फिर एनपीओ पे आते हैं। आपने जिक्र किया कि 23 लोग इधर उधर चले गए। देखिए, राजनीति एक महत्वाकांक्षा का विषय है। जिस तरह से राजनीति के महत्वाकांक्षा में सुशील मोदी जी को आज विभीषण मतलब रिटायर कर दिया गया, उस फ्रेम में डाल दिया गया जो अपनी मजबूरी बयां कर रहे हैं, तो सब कुछ कुशल मंगल वहां भी नहीं है। चलिए ठीक है, इस पे जवाब भी लेते हैं। रूडी जी, एक क्लोजिंग कमेंट फटाफट आपसे। देखिए, बिहार में जो तस्वीर उभर रही है, ये तो साफ हो गया था कि अब नीतीश कुमार बेशक इस वक्त मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर दिखाई देते हैं, लेकिन चलेगी ज्यादा बीजेपी की। सुशील मोदी को क्यों किनारे लगा दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने पहले जो कहा, हमारे मित्रों ने इतना तिलमिलाहट के साथ जवाब देते हैं। तो एक चीज तो तय है कि अगले 5 साल हम सरकार में हैं। अब 5 साल इंतजार कीजिए, उसके बाद मेहनत कीजिए 5 साल, कांग्रेस के साथ दोस्ती बढ़ाइए। नहीं ना, अरे भाई, 5 साल चलने वाली नहीं है। नहीं तो अच्छा, अब देखिए, आप लोग सुनते क्यों नहीं है? जब हम बोलते हैं, हम तो सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं सुन लीजिए ना। तो 5 साल थोड़ा इंतजार कीजिए, मेहनत कीजिए। देश में राहुल से मेहनत करे। अरे भाई, तो आप सुनते नहीं है। जब आप बोल रहे थे तो कुछ भी बोल रहे थे, तो इंतजार कीजिए थोड़ा। और हमारा जहां तक सुशील मोदी का मेहनत, सुशील मोदी की कामयाबी, सुशील मोदी की ताकत, सुशील मोदी की समझदारी बिहार और देश के काम में आएगा। ये आप लोग अभी से ही तय कर दिया कि सुशील मोदी का क्या होगा। हो सकता है कुछ बड़ा उनके लिए। और बिहार में उनका एक बहुत सशक्त भूमिका रहा जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को बनाए रखने के लिए और मजबूती के साथ 5 साल चलाए रखने में। और उसका कामयाबी का हो सकता है इससे कुछ बड़ा ही चीज उनके लिए हो। राजनीति में पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे हम भी सोचते हैं कि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि 31 साल का नौजवान, तो 5 साल इंतजार कीजिए, मेहनत कीजिए, देखा जाएगा उसके बाद कैसे कैसे हम लोग बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव एजेंडा पर अगर चलिएगा तो शायद इतना नेगेटिविटी लेके कांग्रेस के मित्र, आरजेडी के मित्र बैठते हैं कि ऐसे ही अपने वोटर को, अपने सपोर्टर्स को निराश कर देते हैं। थोड़ा पॉजिटिव होइए अभी, लेकिन 5 साल चलिए रूडी जी, चुनाव में सकारात्मक रहिए, बाकी लोग भी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सुशील मोदी जिस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम एक कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं ले सकता। ये आखिर बिहार की राजनीति में क्या संदेश देता है? फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शपथ ग्रहण पर लगातार आज तक का कवरेज दिन भर जारी रहेगा। फौरन लौट में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।